नमस्कार जनटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान विधानसभा में बजट सत्र के दूसरे चरण का दूसरा दिन लगातार हंगामे के भेंट चढ़ता रहा। प्रश्नकाल से ही गतिरोध जारी रहा। उसके बाद में शून्यकाल में नेता प्रतिपक्ष जैसे ही बोलने के लिए खड़े हुए हैं तो सत्ता पक्ष की ओर से हंगामा रहा और वजह रही कि सदन की कार्रवाई 3 बार एक घंटे के लिए स्थगित करनी पड़ी। और एक दिन पहले भी कुछ इसी तरह से रहा कि चाहे बहरोड का मामला हो या फिर सीकर का मामला हो, प्रतिपक्ष का आरोप है कि कानून व्यवस्था दुरुस्त नहीं है और बेकाबू हो रही है। इसको लेकर के काफी नोकझोंक भी रही। सवाल यह है कि क्या सदन की कार्रवाई सही दिशा में जा रही है? इतना पैसा जाया होता है और उसके बाद जनता बड़ी ही उम्मीदों की निगाहों से देखती है संसद लोकतंत्र के इस पवित्र मंदिर की ओर कि शायद जनता की उन समस्याओं का हल होगा और यहां उठाया जाएगा। लेकिन क्या वास्तव में सही मायने में जो हमारे संवैधानिक ढांचा है, जिसकी आत्मा केवल यहां न्याय के लिए बनी हुई है और एक आवाज उठाने के लिए बनी हुई है, वो आवाज यहां मुकर्रर होगी, जिसके अंदर अगर कहीं किसी की आवाज सुनी नहीं जाती है तो वो होती है विधानसभा या संसद। क्या वास्तव में उसे ठीक से फॉलो किया जा रहा है या महज बस एक हंगामा होना? या कहा तो जाता है कि हंगामा में भी बहुत कुछ बातें निकलती हैं, लेकिन क्या वास्तव में वो सार्थक हंगामा में? सवाल यह है। हम दिखाएंगे आपको और बात भी करेंगे, लेकिन अभी आप सुनिए कि हंगामे को लेकर के कौन क्या कह रहे हैं। ने पर्ची के माध्यम से ये सवाल उठाया था कि क्या खासा कोटी जयपुर और आनंद भवन उदयपुर को सरकार डिस इन्वेस्टमेंट करने जा रही है, पीपीपी मोड में देने जा रही है, बेचने जा रही है। मेरे इसी सत्र के प्रश्न के जवाब में इन्होंने कहा था हाँ, लेकिन उसमें कोई डिटेल नहीं दी थी। अब जब हमने मालूम किया तो पता चला है कि मार्च में 2 मार्च को इन्होंने टेंडर बिड निकाली और उसके साथ में कार्यकारी निदेशक जो थे उन्होंने OM राजोतिया, उन्होंने ये कहा था कि दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, इनमें भी विज्ञापन निकलना चाहिए, लेकिन उनमें नहीं निकाल करके बाला उन्होंने टेंडर निकाले। उसके बाद में 4 विदेशी कंपनियों को सरकार ने अलग से व्यक्तिगत रूप से चिट्ठियां भेजी, मेल कराया कि हम आपको देना चाहते हैं, आपसे सौदा करना चाहते हैं, आप आइए। पीडब्ल्यूडी महकमे में संबंधित था और उस सवाल के अंदर मैंने ये मांग उठाई थी कि कोटा का जो पीडब्ल्यूडी का भवन है वो उम्मेद कलम नाम की किसी संस्था को दे रखा है 100 रुपए प्रति साल के हिसाब से, और उस संस्था पिछले 10 वर्षों से उस पर सामाजिक गतिविधियों के नाम से वो बाहर चला रही है। शादी के आयोजनों के लिए उसको किराया लिया जा रहा है। राजस्व का बहुत बड़ा नुकसान राजस्थान की सरकार को हो रहा है। और उम्मेद कलम का अध्यक्ष है जैसी मोन्ती IAS। मेरा सवाल लग गया था और ये 2 महीने पहले मैंने सवाल, जब विधानसभा की अधिसूचना जारी हुई थी तब हमने दिया था, और 2 महीने बाद रात को 11 बजे मुझे जवाब मिला कि आपका सवाल अध्यक्ष महोदय ने स्थगित कर दिया। तो अध्यक्ष जी ने आके ये बात कही कि आपका सवाल तो 3 विभागों से जुड़ा हुआ। मैंने कहा साहब 3 विभाग नहीं, इसमें मेन एक ही विभाग है, और बोले ये मैंने स्थगित कर दिया। तो इस बात को लेकर मैंने विरोध किया था। तो चलिए, सवाल हनुमान बेनीवाल का नहीं लगा, स्थगित कर दिया गया। 3 विभागों से जुड़ा हुआ सवाल बता रहे हैं। तो इस बात को लेकर इन्होंने नाराजगी जताई। गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि उम्मेद भवन, माफ करेगा, आनंद भवन और खासा कोठी जो हेरिटेज प्रॉपर्टी है, इसको बेचने का जो मामला था, इनका आरोप था कि बेचे जा रहे हैं, लेकिन सरकार का कहना है कि टेंडर किए गए हैं, लेकिन इसमें टेक्निकल पहलू है और ये बेचने के हिसाब से नहीं है, डिसइन्वेस्टमेंट के लिए किए गए हैं। और चलिए खैर, जो भी है, लबोलुबाब यही है कि इसके चलते हंगामा हुआ। और हंगामे की जो वजह है अभी तक, वो ये वजह नहीं है। हंगामे की वजह रही कि नेता प्रतिपक्ष इस मामले को लेकर के बोलना चाह रहे थे, लेकिन उन्हें बोलने नहीं दिया गया। और बोलने नहीं दिया गया तो कांग्रेस का गतिरोध बरकरार रहा। लेकिन देर से ही सही विधानसभा की कार्रवाई फिर से शुरू हुई और हंगामा जो दिन भर का चला, उसमें क्या वास्तव में कुछ हासिल हो पाया? सबसे बड़ा सवाल यह है। हमारे साथ घनश्याम मेहर कांग्रेस के विधायक हैं, ओम सैनी साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में हैं। ओम जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये बात तो ठीक है कि सदन की कार्रवाई लंबे समय तक चल रही है, लेकिन हंगामे की जो भेंट चढ़ती हैं और बिल महज हंगामे के बीच ही उन्हें पारित भी करवा दिया जाता है,
तो क्या माना जाए इसे कि वास्तव में जिस अंतर आत्मा की आवाज के साथ में एक यहां सदस्य पहुंचते हैं और एक उम्मीद भरी निगाहों से प्रदेश उन्हें देखता है, क्या वास्तव में सार्थक बहस हो पा रही है यहाँ पे? देखिए योगेंद्र जी, सदन में जब अल्पमत में सरकार अगर ऐसा बहुमत नहीं हो कि अपने बिल पास करवा सके, अपनी बात कहला सके, तब तो ये बातें समझ में आती है। वरना तो जब इतना भारी बहुमत सत्ताधारी दल के पास में है, अगर कोई प्रतिपक्ष की ओर से कुछ लोग सवाल करना चाहते हैं और सवाल भी बड़े वाजिब तरीके से पेश किए गए, तो उनको टालने की बात नहीं होनी चाहिए। जवाब सरकार के पास में होने चाहिए। और ऐसा भी नहीं है, अब तो हमारी सरकार के पास में जो विभाग हैं उनमें भी काम करने वाले काफी लोग हैं और सारे जवाब हासिल किए जा सकते हैं। लेकिन कुछ छिपाने का सिलसिला, जैसे कि प्रतिपक्ष आरोप लगा रहा है, डोटासरा जी जो बोल रहे थे, ये सारी बातें या हनुमान बेनीवाल बोल रहे हैं, तो इसमें मुझे नहीं समझ में आता कि ये इन सब बातों पर ज्यादा हंगामा होना चाहिए था। मेरा ख्याल है कि स्पीकर साहब को बीच में हस्तक्षेप करके और तत्काल सरकार से जवाब दिलवा देना चाहिए तो बात खत्म हो जाती। लेकिन स्पीकर साहब अगर ये सब काम नहीं कर पाते हैं, सभापति अगर ये काम नहीं कर पाता है, तब सारी चीजें आगे बढ़ती हैं और उसके बाद में जब सुना नहीं जाता है, तो ये जो सिलसिला मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये प्रारंभ राजस्थान विधानसभा में जनता पार्टी के शासन के बाद में हुआ है कि लोग वेल तक आने लगे और हंगामा उस तरीके से होने लगा। लेकिन ये परंपरा चलती रहे, ये बात समझ में नहीं आती। और इसके लिए तो प्रतिपक्ष के नेता के साथ साथ में जो सदन के नेता हैं और जो स्पीकर साहब हैं, उनको हस्तक्षेप करना चाहिए और प्रतिपक्ष की बात सुनी जानी चाहिए, सत्ता पक्ष की बात भी सुनी जानी चाहिए। और डिबेट से सब कुछ हल हो सकता है सारा ना। डिबेट पे आप क्यों बचना चाहते हैं, ये समझ में नहीं आता। इससे ऐसा लगता है कि जैसे सचमुच में जो आरोप लगाए जा रहे हैं, जो सवाल पूछे जा रहे हैं, उनसे सवाल देने से सरकार बचना चाहती है, तो ये स्थापित होता है। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि हम लोगों को तो जिम्मेवारी बनती है कि हम यही सब जानना चाहेंगे कि ऐसी क्या बात है कि सरकार जवाब नहीं देना चाहती और हंगामे का माहौल बन जाता है। और जिम्मेवारी सरकार की होती है कि सदन चलाए। लेकिन 2 दिन से जो हाल देख रहे हैं उसमें लगता नहीं कि सदन चल पाएगा और जिस तरीके से जो भी विधेयक पारित करने का सिलसिला है वो पारित हो जाएंगे और बात फिर वही रहेगी कि जनतंत्र का एक मखौल सा उड़ता हुआ नजर आ रहा है। और उसके लिए दोनों जिम्मेवार हैं। सत्ता पक्ष भी जिम्मेवार ज्यादा है क्योंकि बहुमत उनके पास में है, सदन चलाने की जिम्मेवारी उनके पास में है, तो सवाल पूछे जाते हैं तो उनके जवाब तो मिलने ही चाहिए। चलिए घनश्याम जी, आज ऐसा कोई मामला था नहीं कि जिसकी वजह से हंगामे की बेड़ चढ़े सदन और 3 बार विधानसभा को स्थगित करना पड़े? देखिए साहब, ऐसी स्थिति नहीं थी, पर जब नेता प्रतिपक्ष बोलना चाहते थे, लोकतंत्र में विधायी कार्य को देखते हुए जब सदन की नेता बोले या सदन का प्रतिपक्ष का नेता बोले तो वो किसी भी समय पर बोल सकते हैं और उनको समय दिया जाता है। अगर आपको किसी तरह की कोई व्यवस्था में कोई वो है तो आप उनकी बात सुन के फिर उनको समझा सकते थे। पर जैसे ही सदन के मतलब प्रतिपक्ष के नेता खड़े हुए तो आसन से उनको बोलने नहीं दिया। इसके बाद गतिरोध बढ़ता चला गया। सदन का प्रतिपक्ष का नेता जब नहीं बोलेगा तो आम सदस्य की तो आप क्या सुन सकते हो। मैंने तो इस सदन में 3.5 साल में देखा है, लोकतंत्र का मखौल उड़ाया जा रहा है। पक्ष के पास, सत्ता पक्ष के पास इतना बहुमत है, उनको अहम इतना हो गया है, इतना घमंड पैदा हो गया है कि वो किसी की सुनना नहीं चाहते। चाहे विपक्ष का उपनेता हो, चाहे प्रतिपक्ष का नेता हो, चाहे आम कोई सदस्य हो, चाहे कोई निर्दलीय सदस्य हो, लोकतंत्र में सबकी बात सुनी जाती है। पर जब आप बात सुन ही नहीं सकते तो आप कर तो क्या सकते हो। देखिए, जब भी ये सरकार सत्ता में आई है, इनने जमीनों को बेचने का काम किया है। सरकारी जो बेशकीमती जमीन थी उनको औने पौने दामों में अपने आदमियों को बेचने का काम किया है। आज जो बात उठी कि भाई खासा कोठी और आनंद भवन उदयपुर का मामला जब सदन में आया तो फिर उसमें गतिरोध उनने बढ़ाया पक्ष की ओर से। उनको ये बात रखनी चाहिए थी कि भाई हम एक पैसे को बेच नहीं रहे हैं, तो सरकार कह रही है हमको पीपीपी मॉडल पे दे रहे हैं कि हम दूसरे रास्ते से बेचना चाहते हैं। ये सरकार की प्रॉपर्टी नहीं है, ये राजस्थान जनता की प्रॉपर्टी है। आप राजस्थान की जनता की प्रॉपर्टी को इस तरह से मजबूर करने का अधिकार सरकार को नहीं है। अगर सरकार इस तरह करे तो आपको विश्वास में लेना चाहिए, प्रतिपक्ष के सदस्यों को विश्वास में लेना चाहिए। पर जिस तरह के हालात इस सदन में हुए हैं, मैं तो इसकी घोर निंदा करता हूं। और आज जो सरकार करने जा रही है, ये सरकार जनहित में खिलाफ है, जनता के खिलाफ है। इस तरह का सरकार को कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। और जब प्रतिपक्ष का नेता सदन में नहीं बोलेगा तो फिर इसका औचित्य क्या है। तो लोकतंत्र में इस तरह की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। जब हाउस की नेता आती है तो बोलती है, कोई रोकता नहीं है उसको।
प्रतिपक्ष का नेता आता है तो उसको बोलता है, तो आज उसको ही नहीं बोलने दिया जा रहा है। तो इसका सीधा सीधा मतलब है इन तानाशाह लोग हैं, इनमें घमंड इतना हो गया है, इतना गुरूर पैदा हो गया है कि ये जनता की बात सुनना तो बहुत दूर की बात है। घमंड किस बात का होगा? क्या लग रहा है आपको घमंड आ गया है? घमंड किस बात का है? घमंड ये हो गया कि जब हाउस चल रहा था, प्रश्न चल रहे थे, तो उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे। आप उत्तर प्रदेश की बात क्यों करते हो? माननीय किसी सदस्य ने जब प्रश्न पूछा है तो उसका जवाब आप तरीके से दीजिए। आप धौलपुर की बात करते हो, तो इन बातों का क्या तात्पर्य है? सदन में क्यों समय बर्बाद कर रहे हो सदन का? तो ये इस तरह की व्यवस्था है जो बिल्कुल बेकार है। इसको सदन को चलाना चाहिए और ये जिम्मेदारी सरकार की है, सरकार सदन को चलाए। शंकर सिंह जी राजपुरोहित हमारे साथ सत्ता पक्ष के विधायक इस वक्त हैं। पुरोहित साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि दूसरे बजट सत्र के दूसरा जो चरण था, उसका दूसरा दिन जो हंगामे के भेंट चढ़ा, केवल एक प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल पूरी तरह से पर्ची गोविंद सिंह डोटासरा की, उसके बाद नेता प्रतिपक्ष जैसे बोलना चाह रहे थे। क्या आप सहमत है इस बात से कि जो कुछ हुआ वो ठीक था? देखिए, जो कुछ हुआ वो मान लो ठीक नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन जब शून्यकाल जो होता है, हाँ, शून्यकाल में पर्ची से उठा हुआ उन्होंने विषय गोविंद सिंह जी ने उठा दिया। शून्यकाल के बाद थोड़ा बात तो ध्यान हमें भी रखना चाहिए, नेता प्रतिपक्ष हो या सदन के नेता हो। विषय यह है कि शून्यकाल के अंदर, शून्यकाल समाप्ति के बाद वो विषय वो जब भी कुछ भी रखना चाहे रख सकते हैं। अब शून्यकाल में प्रश्न चलेंगे और पर्ची के माध्यम से चलेंगे, या ये जो भी इस सदन में जो उठे हुए मुद्दे शून्यकाल में लिए हुए हैं, स्थगन प्रस्ताव, उन पर चर्चा होगी। लेकिन कम से कम शून्यकाल एक था क्या, आधा घंटा जाने तो देते, थोड़ा बहुत तो सब्र करते। इतना कौन सा पहाड़ टूट गया था कि जरूरी था इस बात को हम मान जाते? कोई बात नहीं, आसन ने व्यवस्था दी थी कि भाई मैंने नाम पुकार दिया है। नहीं, व्यवस्था नहीं दी थी। जी, सबसे बड़ी बात यह है कि बड़े शालीनता के साथ और एक बहस का जो क्रम था वो चल रहा था पूरे बजट सत्र के दौरान। लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि ये बड़ा दुर्भाग्य रहा कि मार्शल को बुलाना पड़ा। हालांकि किसी सदस्य को बाहर भेजने की कार्रवाई नहीं की गई, निकालने की कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन मार्शल को बुलाना पड़ा सभापति के जरिए। जो मुझे लगता है कि पूरा जो सेशन चल रहा था, महज जब एक दिन शेष था, तो उसमें ठीक से कार्रवाई की जा सकती थी। लेकिन अगर मार्शल को बुलाया गया तो फिर लगता है कि बड़ी एक मुश्किल स्थिति विधानसभा की कही जा सकती है कि अगर मार्शल को बुलाया जाता है, और मार्शल को तभी बुलाया जाता है कि जब हालात बेकाबू हो रहे हो और आक्रामकता जिन सदस्यों की रही हो, ऐसा लग रहा हो कि बिल्कुल आसन पे कब्जा करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर सदन में अशांति का वातावरण बना रहे हो। घनश्याम मेहर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो कुछ हो रहा था उस वक्त मार्शल भी बुलाए गए तो थोड़ी शालीनता बरती जा सकती थी। उस वक्त सचिव की चेयर तक पहुंच रहे हैं और सभापति और आप लोगों के बीच नोकझोंक जो हो रही थी, स्टूल पे खड़े हो गए। देखिए, ये बात ठीक है, पर जब सुनी नहीं रहे, बहुत देर से हाउस में गतिरोध हो रहा था, लगातार नारे लगा रहे थे, लगातार कह रहे थे, लगातार हम सरकार से कह रहे थे भाई इसका जवाब दो, हमारे नेता को बोलने दो, कि नहीं बोलने देंगे। तो ये कौन सी व्यवस्था हुई भाई? वो जिद क्यों कर रहे थे? एक मिनट जब बोल लेते, उनकी बात तो सुनते। आप जब सुनने को ही तैयार नहीं हो तो फिर करने को तो क्या करोगे? तो सदन के जो प्रतिपक्ष के नेता हैं, उनका बोलने का ही हमको सबने आग्रह किया। पूरे विपक्ष ने वेल में आए, उनने कहा कि आप इनको बोलने दीजिए, नहीं बोलने देंगे। ये कौन सी जिद वाली बात हुई? और जब फिर ज्यादा वो आक्रामक हुआ, मतलब आसन आक्रामक हुआ, तब ये स्थिति पैदा हुई। उसमें हमारे प्रतिपक्ष के नेता भी आसन पर चढ़ गए। तो ये हालात जब पैदा हुए, जो आप नहीं सुनते हो, एक तरफा ऐसे नहीं चलना चाहिए। जब पक्ष के आदमी कोई भी बोलेगा तो उसको अनुमति मिलेगी, विपक्ष का कोई भी आदमी बोलेगा उसको अनुमति नहीं दी जाएगी। तो ये गलत परंपरा है, हाउस में डाली है। हमने तो लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार इस तरह की तानाशाह सरकार आई है, चाहे दिल्ली की हो चाहे राज्य की हो, ये फैसले अपने आप करते। एक व्यक्ति फैसला करता है, न कभी कोई जनता से पूछते, न ये कैबिनेट के फैसला लेते, न माननीय सदस्य जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं उनसे भी नहीं पूछते हैं, और सब मन मर्जी जो लोग कुर्सी पे बैठे वो तानाशाह रवैया अपना रखा है। एक बात कहना चाहूंगा, आप दोनों माननीय सदस्य हैं, दोनों एक्सपीरियंस रखते हैं। ओम सैनी साहब को कई दशकों का अनुभव है कि विधानसभा एक लोकतंत्र में एक बड़े स्तंभ के रूप में और सबसे मजबूत स्तंभ के रूप में विधायिका को माना जाता है।
और विधायिका की सबसे जो ब्यूटी है वो ये है कि अपने नियम कायदे खुद बनाए जाते हैं, परंपराओं से चलती है। ये सबसे बड़ी बात है, इसमें कोई संवैधानिक दखल भी नहीं है। आज अगर किसी विधानसभा अध्यक्ष ने कोई रूलिंग दी है, वो एक तरह से एक बायलॉज में शामिल हो गया और ये माना जाता है कि बिल्कुल प्रोसीडिंग हमारी ये है। और ये केवल ये नहीं है कि आसन थोपता हो, सबकी सहमति होती है। आज आप इधर बैठे हैं, कल इधर भी बैठ सकते हैं, कल नहीं परसों बैठ सकते हैं, उसके आगे बैठ सकते हैं। ये कोई स्थायी नहीं होता कि सत्ता पक्ष में हाँ लॉबी में जो पक्ष की तरफ जो बैठ के वो स्थायी है और ना पक्ष में बैठ के वो स्थायी है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये बदल सकते हैं, बदलते रहते हैं, लेकिन सदन की जो परंपरा है वो बनाने का काम दोनों पक्ष का होता है। और जिस तरह से मैं ये कहना चाहूंगा, कहना नहीं चाहिए, लेकिन हमारे जो असेंबली और संसद जिनके प्रति जो सम्मान होना चाहिए था और ब्यूरोक्रेसी की जो जवाबदेही बननी चाहिए थी, वो दूर हटती जा रही है। आप लोग महज एक जल्दी काम निपटाने के लिए हंगामे की भेंट चढ़ जाती है कि देखिए हमने उनको नहीं बोलने दिया, उन्होंने हमको नहीं बोलने दिया, बाहर आकर के गले मिलते हैं, हंसते हैं। ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। इसी वजह से चलती बसों में कहा जाता है कि ये विधानसभा नहीं है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जनमानस पे किस तरह की गहरी छाप छूट रही है। ये आप लोगों को ये समय जब इतना जाया कर रहे हैं, ये आज को ये विषय नहीं है कि नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया गया है या सत्ता पक्ष के लोगों ने ये समझ लिया कि देखिए हमने सहमात का खेल था और चौसर में हमने उनको पीट दिया है और हमने नहीं बोलने दिया। बहुत बड़ी अन्याय कर रहे हैं इस विधानसभा के साथ में। और मैं तो कहना चाहूंगा कि प्रदेश की उस 6.5 करोड़ जनता के साथ में, जिनमें से 200 माननीय सदस्य यहां चुन करके आए हैं। ओम जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि विधानसभा की कार्रवाई का मतलब ये होता था कि ब्यूरोक्रेसी के लोग संडे और सैटरडे भूल जाते थे। एक ही ध्यान रहता था कि विधानसभा चल रही है, और विधानसभा चल रही है का मतलब यह है कि वो सत्ता पक्ष का सदस्य है कि प्रतिपक्ष का सदस्य है कि इंडिपेंडेंट